इसके पहले क्लास में हम जो पढ़ चुके हैं उसका आज हम पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। जो कल हम पढ़ाई किए थे, जो कल हम बताए थे, उसका आज हम क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल हम पूरा डिटेल में जो पढ़ाई किए थे उसका आज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रैक्टिस कर लेते हैं। किस फॉर्म में प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर में, सैलून और ब्यूटी पार्लर में अगर सिर्फ फेस देखने के लिए, सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में सिर्फ फेस देखने के लिए दर्पण का उपयोग हो तो वो होगा समतल। लेकिन सैलून में अगर बाल कटिंग के लिए, दाढ़ी कटिंग के लिए दर्पण का यूज हो तो उसमें हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। बस यही अंतर है। फेस देखने के लिए समतल दर्पण, फेस देखने के लिए क्या करेंगे, अवतल दर्पण का यूज करेंगे। और दाढ़ी कटिंग, बाल कटिंग, ये सब के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ये सब के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न कह रहा, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ क्या कह रहा है, एक पॉइंट बस, कहाँ मिलती है तो वास्तव में, वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब। अगर वास्तव में नहीं मिला, मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रहा, मिलती हुई प्रतीत हो रहा, तो उसे हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर वास्तव में मिल गया तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत हो रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं, उसे वो काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। पांचवा क्या कह रहा, किस दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। कौन ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। तो इसके बारे में हम कल पूरा डिटेल में बताए थे कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा आभासी ही प्रतिबिंब बनेगा, यानी काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनेगा और वो हमेशा सीधा बनेगा। तो वह है समतल दर्पण। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं इसका क्या करा। सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। पांचवा, किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। किस दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है, तो वह समतल दर्पण। क्या, समतल दर्पण। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, छठा प्रश्न, किस दर्पण में प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। ये भी हम कल पूरा डिटेल में बताए थे कि
ऐसा दर्पण का नाम बताओ जिसमें उसका प्रतिबिंब एकदम वस्तु के साइज के ही बराबर होता है, तो वो है दर्पण समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण का ये गुण है। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, याद रखना है। चलिए 8वां देखते हैं। किस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है? तो ये भी हम कल बताए थे कि कौन सा दर्पण है जिसमें उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता, उल्टा कभी बनता ही नहीं है, तो वो समतल दर्पण है। वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, कभी उल्टा बनेगा ही नहीं। 9 प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से होता है। हाँ, ये भी कल हम बताए थे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब तो सीधा बनता है लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और कल कहे थे कि इसके बारे में और डिटेल में हम कल बताएंगे, यानी आज बताने वाले हैं पार्श्विक परिवर्तन क्या है। आगे की क्लास हम शुरू करेंगे तो उसमें बताएंगे कि पार्श्विक परिवर्तन क्या है। चलिए आगे 10वां पढ़ते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। किस दर्पण में प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है? तो समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे। किस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है? तो वह है समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से कैसा होता है? तो उल्टा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये होगी हमारा ऑब्जेक्टिव और हम अब आज की क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पहला पढ़ेंगे पार्श्व परिवर्तन। आज पार्श्व परिवर्तन के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, किसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। दूसरा हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण का प्रकार। जनरली गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, वही आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद गोलीय दर्पण में कौन कौन सा भाग है। गोलीय दर्पण का आज हम भाग के बारे में भी डिसाइड करेंगे। गोलीय दर्पण का बहुत सारा भाग है, उसी के बारे में आज हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद 5वां है गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार। 5वां में हम लास्ट में पढ़ेंगे कि जो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, कोई वस्तु को हम जब गोलीय दर्पण के सामने रखते हैं और रखने के बाद जो उसका प्रतिबिंब बनता है उसका स्थिति क्या होता है, यानी स्थान कहाँ होता है, उसका प्रकृति क्या होता है, यानी उसका नेचर कैसा है, उसके बाद उसका आकार कैसा होगा, कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा, ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पढ़ लेते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? पहला हम पढ़ेंगे पार्श्व परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल इन्वर्सन। ये क्या कहता है? वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है, इसी को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी इसका कहने का साफ साफ मतलब है कि अगर हम कोई एक दर्पण लें, कैसा दर्पण? समतल दर्पण लेते हैं। समतल दर्पण लेते हैं, समतल दर्पण ले लिए, ये ना। अगर हम कोई वस्तु का लेफ्ट हाथ खड़ा करेंगे तो दर्पण में कैसा हाथ खड़ा होगा? राइट होगा खड़ा। यही कहने का मतलब है। अगर हम वस्तु का राइट हैंड खड़ा करेंगे तो दर्पण में क्या होगा? लेफ्ट खड़ा होगा, जस्ट अपोजिट दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब है कि हम समतल दर्पण के सामने जाके खड़ा हुए और हम दर्पण को अपना लेफ्ट हैंड दिखा रहे हैं, यानी दाहिना हाथ दिखा रहे हैं, तो दर्पण दिखाएगा
बायां हाथ यानी राइट हैंड दिखाएगा। बायां को क्या बोलते हैं, छोड़ो। यानी दर्पण को अगर हम लेफ्ट हैंड दिखाएंगे तो दर्पण हमको राइट हैंड दिखाएगा। अगर हम दर्पण को राइट हैंड दिखाएंगे तो वो दर्पण हमको लेफ्ट हैंड दिखाएगा। यानी इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका ये समझ लो कि अगर हम दर्पण को लेफ्ट हैंड से मुक्का मारेंगे तो वो दर्पण हमको राइट हैंड से मुक्का मारेगा, जस्ट अपोजिट। उसी को हम बोलेंगे पार्श्व परिवर्तन। आज समझ में। चलिए इसको थोड़ा हम अच्छा से समझ लेते हैं डिटेल में। जैसे कि यहाँ ये दर्पण दिया हुआ, ये हमारा क्या है, ये दर्पण है और दर्पण हो गया। और यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, ये हमारा एक व्यक्ति खड़ा है। ये क्या कर रहा, ये अपना राइट हैंड खड़ा कर रहा। तो दर्पण क्या करता है, चालाकी से अपना राइट हैंड नहीं खड़ा करता, वो क्या कर देता, अपना लेफ्ट हैंड खड़ा करता। और ये रियल में होता है। आप भी जाके अपने समतल दर्पण के सामने राइट हैंड खड़ा कीजिएगा तो देखिएगा दर्पण क्या करेगा, लेफ्ट हैंड खड़ा करेगा। अब ये लॉजिक होता है कैसे, इसके बारे में भी आज हम डिसाइड कर लेते हैं। ये लॉजिक आता है कैसे कि मतलब हम राइट हैंड खड़ा करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड क्यों खड़ा करता है, इसके बारे में भी अभी हम डिसाइड कर लेते हैं ऐसा क्यों होता है। चलिए अब देखिए, पहले इसको समझने के लिए हम चलिए समझते हैं। पहले देखते हैं ये जो दर्पण में हमारा अंकल जी है, जो चचा जी हैं, उसका फेस किधर है। ये जो दर्पण में उसका फेस दर्पण के सामने है, ध्यान से देखने वाली बात। और ये जो बाहर में अंकल जी चचा जी है, उसका फेस दर्पण के पीछे की ओर है ना। तो हम क्या कहते हैं, अंकल जी को बोलते हैं, अंकल जी आप भी अपना फेस दर्पण की ओर कर लीजिए। ये अंकल जी जो है, ये अपना फेस, ये अंकल जी दर्पण के बाहर वाले अंकल जी अपना फेस आगे की ओर करेगा। तो ये जो हैंड है, इसका जो हाथ है, ये क्या करेगा, इधर घूम के इधर आ जाएगा कि नहीं। ये जब अंकल जी घूमेंगे तो इसका हैंड इधर से इधर आएगा। घूमने के बाद देखने वाली बात है, यही अंकल जी अगर फेस आगे करेंगे, घूमेंगे, तो ये हाथ इधर आ जाएंगे। यानी ये जो अंकल जी का राइट हैंड है, घूमने के बाद यही अंकल जी का राइट हैंड इधर आ जाएगा। और ये जो लेफ्ट हैंड है, घूमने के बाद लेफ्ट हैंड इधर आ जाएगा। ये जो हम बात बोले समझ में आया, ये जो हम एक्स्ट्रा डायग्राम बनाइए समझ में आया, आ गया होगा तो बात भी समझ में आया हो गया। अब देखने वाली बात है, ये जो हम इसको, ये अंकल को जो घुमाएं, घुमाने के बाद अंकल का ये हाथ क्या बन गया, राइट। अब ये बाहर वाले अंकल का फेस भी दर्पण के आगे की ओर है, दर्पण वाले अंकल का भी फेस आगे की ओर है, दोनों का फेस एकदम सेम है। उस हिसाब से देखने पर उसका हाथ भी एकदम सेम हो गया। इधर वाला हाथ लेफ्ट, अंकल जी का इधर वाला हाथ भी लेफ्ट, अंकल जी का इधर वाला हाथ राइट, तो इधर भी राइट। अब आया होगा समझ में माजरा। और इसको और अच्छा से समझने के लिए आप समतल दर्पण के सामने ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। क्या करा, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तकता किसी खोखले गोले का एक एक भाग हो। सॉरी, यहाँ डबल हो गया, एक कट किया जाए, यहाँ डबल हो गया, एक कट किया जाए। यानी हम गोलीय दर्पण उसे कहेंगे जो किसका भाग हो, सिंपल सी बात, गोलीय दर्पण हम उसे कहेंगे जो खोखले गोले का एक भाग हो। फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। अब यहाँ
समझने वाली बात है कि परावर्तक सतह क्या है। चलो ये भी समझा देते हैं। ये परावर्तक सतह क्या है? तो परावर्तक सतह उसे बोलेंगे जिसे प्रकाश की किरण परावर्तन हो, उसको ही हम बोलेंगे परावर्तक सतह। जैसे कि हम समतल दर्पण में पढ़े थे ना कि जब प्रकाश की किरण इधर से आता है तो टकरा कर इधर घूम जाता है, और ये दर्पण रहता है, दर्पण से टकराता है ना। तो ये जो समतल दर्पण था ये क्या था? एक परावर्तक सतह था। उसी तरह से गोलीय दर्पण हम उसे कहेंगे जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का हो। यानी समतल दर्पण का परावर्तक सतह तो कैसा था तो हम देख लिए, लेकिन गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह खोखले गोले से बनाया जाना चाहिए। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह रहेगा वो किससे बना होना चाहिए? खोखले गोले का। इसको और अच्छा से समझने के लिए थोड़ा हम डायग्राम से देखते हैं। चलिए ये हम पहले यहाँ बात कर लेते हैं। ये क्या है? ये एक खोखला गोला है और इसी से बना है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का था, एक ये गोलीय दर्पण और एक ये गोलीय दर्पण दिख रहा होगा। एक ये गोलीय दर्पण, दो गोलीय दर्पण बना है, एक ये और एक ये गोलीय दर्पण दो बना है ना। अब हमको बताइए जरा, ये गोलीय दर्पण किससे बना है? ये खोखले गोले से बना है कि नहीं बना है? ये जो दो गोलीय दर्पण हमारा बना है ये किससे? खोखले गोला से ही बना है ना। हाँ चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो गोलीय दर्पण किससे समझ में आ रहा होगा हम जो बोल रहे हैं। ये एक मेरा क्या है? खोखले गोला है। क्या? खोखला गोला जिससे दो गोलीय दर्पण बना है। यानी साफ साफ कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण हम उसे कहेंगे जो खोखले गोले का भाग होना चाहिए। तो ये खोखले गोले का भाग हो गया कि नहीं? एक ये भाग और एक ये भाग। चलिए अब आगे समझते हैं, धीरे धीरे सब समझेंगे ये सब क्या है आगे। पहले इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। और यहाँ आ गया ना, गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। फिर से सुना जाए, गोलीय दर्पण हमारा दो होता है। गोलीय दर्पण कितना होता है? दो होता है। पहला अवतल और दूसरा उत्तल। आई होप समझ में आ रहा होगा। गोलीय दर्पण कितना होता है? दो, एक अवतल और दूसरा उत्तल। चलिए पहले पढ़ लेते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं, कॉनकेव मिरर किसे कहेंगे। तो गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा हुआ हो। गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा हुआ और बाहर सतह रज्जित किया हुआ। मेन बात ये है, बाहर की सतह रज्जित किया हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। यानी हमको साफ साफ पता चल रहा है कि अवतल दर्पण उसे कहेंगे जिसका बाहरी सतह रज्जित किया हुआ होगा। यानी ये मान लेते हैं एक क्या है? एक दर्पण है, इसका अंदर वाली सतह नहीं, इसका बाहर वाली सतह रज्जित किया होना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे अवतल। नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं। चलिए अच्छा से समझते हैं यहाँ पे आके हम। अभी यहाँ से समझा के गए, फिर से समझाएंगे हम। क्या कह रहा? अवतल दर्पण उसे कहेंगे जिसका बाहरी सतह
क्या हो, रजित किया हुआ हो। फिर से देखा जाए, बाहरी सतह रजित किया हुआ रहना चाहिए, उसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण, कॉनकेव। आए अब समझ में आ रहा होगा। कॉनकेव किसे बोलेंगे, जिसकी बाहरी सतह रजित किया हुआ। जैसे कि ये दर्पण, ये हमारा क्या है, अरे ये हमारा, यही हमारा अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर है। इसका जो ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, यही इसका रजित किया हुआ है। और ये जो वाइट कलर का इसका चमकीला सतह, जिससे प्रकाश की किरण आएगा, टकरा के जाएगा। यानी इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये है इसका बाहरी सतह ये हो गया ना, ये क्या रजित किया हुआ है ब्राउन कलर से। इसमें हम लाइन से रजित कर देते हैं। ये जो हमारा अवतल दर्पण है, गोलीय दर्पण का एक भाग हुआ, और उसका बाहरी सतह रजित होना चाहिए। तो बाहरी सतह ये ब्राउन कलर से रजित किया है, हम लाइन से रजित करेंगे। और इधर चमकीला वाला भाग है, जिससे प्रकाश की किरण परावर्तन होगा। समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार और अच्छे से समझा दे। गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा हो, और बाहरी सतह रजित किया हो। मेन चीज़ यही याद रखना, बाहरी सतह कैसा होना चाहिए, रजित होना चाहिए। इसका जस्ट उल्टा होगा उत्तल में। उत्तल में क्या होता है, अंदर वाली सतह रजित किया हुआ रहता है। पढ़ते हैं दूसरा क्या, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो। परावर्तक सतह कैसा हो, बाहर की ओर, बाहर की तरफ हो, उभरा हुआ हो, बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, और इसकी भीतरी सतह रजित किया हुआ। उत्तल दर्पण की भीतरी सतह रजित होगा, जस्ट इसका अपोजिट। जैसे देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्तल दर्पण है ना। इसका हम बाहरी सतह रजित किए थे, अब इसका क्या कर रहा है, भीतरी सतह रजित कर रहा है ब्राउन कलर से। यानी हम अगर मिरर बनाए, मिरर बन गया। अब हम अवतल में क्या किए थे, बाहर से रजित किए थे। देखो अवतल में हम बाहर की ओर जिधर उभरा हुआ उधर ना रजित किए थे, लेकिन उत्तल में जस्ट इसका अपोजिट, इसका अंदरूनी हिस्सा रचित करना पड़ेगा। यानी इसके अंदर वाला ये हिस्सा, तब ये बनेगा उत्तल और ये बनेगा अवतल। अब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं ना, ताकि आगे समझ में आए अच्छा से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण का भाग। गोलीय दर्पण में बहुत प्रकार का भाग होता है इसका। पहला तो उसका हो जाएगा ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव। दूसरा हो जाएगा वक्रता केंद्र। तीसरा हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। चौथा हो जाएगा प्रधान या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये सभी होता है क्या, गोलीय दर्पण का भाग होता है। ये सब क्या होता है, गोलीय दर्पण का भाग होता है। इसको हम समझते हैं बढ़िया से। चलिए पहले एक हम गोलीय दर्पण बना लेते हैं। एक हम क्या किए, ये गोलीय दर्पण बना लिए। सॉरी मिस्टेक, गलत। अच्छा रुकिए हम गोलीय दर्पण बनाते हैं। चलिए हम एक गोलीय बहुत बड़ा बन गया, सॉरी। चलिए फिर से हम एक गोलीय दर्पण बना लेते हैं। एक गोलीय दर्पण हम बना लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर दिए।
पहले हम समझ लेते हैं ये कहाँ गया, प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष। ये है हमारा प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष। तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये लाइन को ही हम बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ध्रुव किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, तो इसका ध्रुव भी दो होगा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, दो प्रकार का, तो इसका ध्रुव भी होगा दो। एक तो यहाँ होगा ध्रुव, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं गाढ़ा से, एक ये ध्रुव है और ये ध्रुव है, इसको ही बोलते हैं ध्रुव। और देख इसको थोड़ा अच्छा से समझते हैं, ये ध्रुव कैसे है। हम एक पढ़े थे अवतल दर्पण, ये सॉरी यहाँ से हटा देते हैं इसको। एक हम पढ़े थे अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कैसा होता था, अवतल दर्पण ऐसा होता था, अवतल दर्पण ऐसा होता था और इसका बाहरी ओर रजित की ओर आता था। बाहरी ओर क्या रहता था, रजित। अब ये यहाँ पर ये जो बिंदु बना है इसको हम बोलेंगे ध्रुव। ये किसका ध्रुव हो गया, ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया। फिर से समझते हैं, ये हमारा था अवतल दर्पण यानी बाहर की ओर रजित। और ये जो लाइन गया इस पर भी लाइन जाएगा। अब लाइन जाने के बाद कहाँ क्रॉस किया, क्रॉस यहाँ हुआ है, ये हुआ क्रॉस ना। जहाँ मिला है क्रॉस उसको बोलेंगे ध्रुव यानी पोल यानी पेड़। ये किसका ध्रुव हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण का ध्रुव। उसी तरह से इधर बनेगा उत्तल दर्पण, इधर ही ना बनेगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के क्या होता है, अंदर की ओर रजित रहता है। उत्तल दर्पण में अंदर की ओर रजित रहता है। और यहाँ पर जो इसका ध्रुव बन रहा पोल यानी पी, तो किसका हो गया, ये उत्तल दर्पण का हो गया। यानी ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में अंदर की ओर रजित की ओर आता है, रजित करते हैं। और इसमें भी तो एक प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष जाएगा बीच से। तो जाने के बाद जो बिंदु पे कटता है वही बिंदु को हम बोलते हैं प्रधान अक्ष, ध्रुव, पोल यानी पी। तो ये किसका हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण का पोल और ये हो गया अवतल दर्पण का पोल। ये हो गया उत्तल दर्पण का और ये अवतल दर्पण का। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले ना इतना। अब आगे पढ़ते हैं वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। अब जैसे कि हम बनाए थे एक क्या त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो इसके लिए हम पहले एक स्फेरिक एक गोला बना लेते हैं। इतना बड़ा बन गया, चलिए कोई बात नहीं। ये गोला बन गया और इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन ड्रॉ हो गया। अब हम अभी क्या बोले थे, ये पोल है, ये पोल हो गया और ये क्या है, ये पोल हो गया। अब बीच में क्या था, वक्रता केंद्र था। अब ध्यान से पोल से लेकर के वक्रता केंद्र तक जो दूरी होगा उसी को हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। जनरली वही त्रिज्या होता है किसी भी गोले का त्रिज्या जो होता है, किसी भी गोले का त्रिज्या जो होगा वही वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। तो ये गोले का यहाँ से जो है ये पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वही तो वक्रता त्रिज्या यानी आर कहलाएगा, ये आर कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा। यानी पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। चलिए, और इसके अलावा एक और हमको है फोकस। तो फोकस क्या रहता है, वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो एकदम बिंदु आएगा उसी को हम बोलेंगे फोकस। फोकस को ऐसे सूचित करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इतना समझ लिए। पहले अभी हम बताए थे ध्रुव, ध्रुव किसे कहेंगे अभी हम बताए थे डायग्राम में। ध्रुव गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, इसे पी से इंगित किया जाता है। अभी हम ध्रुव के बारे में बताए थे ना डायग्राम में, वही ध्रुव है, वही ये बोला जा रहा। उसके बाद वक्रता केंद्र भी बताए थे, सेंटर ऑफ क्यूरेवेचर क्या होता है, सॉरी जो भी हो, वक्रता केंद्र यानी गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसमें इससे भी थोड़ा समझा देते हैं। चलिए क्या कहना चाह रहा, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ। अब हमारा जो गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है, इसका दो प्रवर्तक पृष्ठ है, एक तो इधर है, इसका दो प्रवर्तक पृष्ठ है, एक इधर है। सॉरी क्या हो रहा, फिर से बनाते हैं। हमारा जो गोलीय दर्पण है, ये मान लेते हैं ये गोला है, इसका कितना दो प्रवर्तक पृष्ठ है, एक इधर होगा और एक इधर होगा। एक अवतल उत्तल प्रवर्तक पृष्ठ है। ये गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के एक गोले का भाग होता है। हाँ ये गोले का भाग इसके पहले में बता चुके हैं। इस गोले के केंद्र, अब ये गोला का जो केंद्र है, ये है ना केंद्र, वही तो हम पहले भी बता रहे थे, केंद्र को ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। कितना सिंपल से। उसके बाद ध्रुव बोल रहा था गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ कौन है, ये है एक गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ, ये है और ये है, दो ही होता है, बताए थे पहले भी। के केंद्र, अब ये इसका केंद्र कहाँ होगा, इसका केंद्र, इसका केंद्र ये जो लाइन पार है ब्लैक कलर का, इसका केंद्र बीच में होगा। इसी को हम बोलेंगे ध्रुव, ध्रुव यानी पोल, पोल यानी पी। एक इसका कहाँ होगा, इसका बीच में होगा। अभी इसके पहले भी अच्छे से समझा चुके हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम कोई गोला बनाए ना, अब गोले का त्रिज्या यहाँ से यहाँ होता है, वही वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। ये गोले का त्रिज्या होता है, हम पहले भी पढ़े थे, मैथ में बनाया होगा तो वही त्रिज्या कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। और प्रधान अक्ष तो हम बताए थे, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यानी फिर से समझा जाए, ये आर हो गया और यहाँ सी है, अब सी है। अब क्या कह रहा, गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव क्या ये पी है, ये ध्रुव है, एवं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र ये यहाँ हो गया। ये बीच की दूरी, ये जो दूरी है वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। सॉरी यहाँ ये हमारा गलत हो गया, ये क्या होगा, ये भी वक्रता त्रिज्या ही है। प्रधानांश तो हम बोले थे, प्रधानांश यानी कोई भी दर्पण हो उसमें जो ये लाइन पा रहा हो यही तो प्रधानांश है। यहाँ मिस्टेक हो गया, ये होगा वक्रता त्रिज्या, ये भी लिखा गया, भारी मिस्टेक हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार। गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका कैसा स्थिति है, कैसा प्रकृति है और कैसा आकार है, वो पढ़ेंगे। पहले स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वह स्थान जहाँ दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, वह स्थान जहाँ किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा क्या कहलाएगा, स्थिति कहलाएगा। इसका थोड़ा हम समझते हैं। ये हमारा एक दर्पण है, इसका ये प्रधान अक्ष और यहाँ अभी क्या होगा, पी यानी पोल होगा। अब हम यहाँ
अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक वस्तु खड़ा कर देते हैं। अब वस्तु खड़ा करने के बाद इससे प्रकाश दो जगह से जाएगा, एक तो दर्पण से डायरेक्ट टकरा के जाएगा और दूसरा फोकस यानी एफ से होके जाएगा। इसके बारे में और आगे अच्छा से पढ़ेंगे। एफ से होकर टकरा के जाएगा। अब ये जहाँ बना, यहाँ ना बना इसका प्रतिबिंब वही का, तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ बना यही उसका क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है। ये क्या प्रतिबिंब की स्थिति है यही। उसके बाद साइज, अब साइज जैसे कि हम बनाए वस्तु रखे 2 मीटर का, वस्तु कितना मीटर का, 2 मीटर का। अब वस्तु बन गया 1 मीटर का। तो क्या ये बता रहा है कि वस्तु में रखे 2 और प्रतिबिंब बना 1, तो ये उसका क्या साइज है, ये उसका क्या साइज है। यह प्रतिबिंब का आकार है जो यह बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है, बराबर बना है या वस्तु से बड़ा बना है। यानी यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम देख सकते हैं, उससे देखकर बता सकते हैं कि जो वस्तु हम रखे उससे बड़ा बना है या छोटा बना है या फिर बराबर बना है। चलिए आगे देखते हैं प्राकृतिक यानी नेचर। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति 2 प्रकार का होता है। पहला वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा। अब प्रतिबिंब गोलीय दर्पण की प्रकृति 2 प्रकार का बनेगा, एक वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा, और दूसरा आभासी और सीधा। इसका बारे में वास्तविक और उल्टा और आभासी और सीधा, इसके बारे में हम अगली क्लास में डिटेल में अच्छा से पढ़ेंगे। तब तक यहीं तक, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया होगा तो बस एक मेरा छोटा सा काम है जो आप करके जाइए। क्या वो काम है, लाइक और शेयर, बस 2 ही काम करना और कुछ नहीं करना है। लाइक शेयर कर दीजिए और हाँ आप कमेंट में बताइए कि ये वीडियो में, आप कमेंट में बताइए कि ये वीडियो में आपको कहाँ समझ में नहीं आया, कहाँ गड़बड़ी लगा, ज़रूर से ज़रूर बताइए। हम उसका सलूशन और अच्छे से निकालेंगे। धन्यवाद।